मास्टर्स के बाद एक फुल टाइम जॉब छोड़ के मैं स्टूडेंट दोबारा से क्यों बन गया? जर्मनी में मैंने इंडस्ट्रियल पीएचडी क्यों शुरू की? एक अच्छी पे वाली जॉब छोड़ के एक कम सैलरी वाली पोजीशन पे मैं क्यों आया? पीएचडी करने में मुझे कितना टाइम लगा और उसमें मेरी अर्निंग क्या थी? पीएचडी करने के बाद मैंने कौन सी जॉब की और उसमें मेरी क्या सैलरी थी? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको अपनी पीएचडी जर्नी के बारे में बताऊंगा। हेलो लीबे फ्रेंडे, वी गेट अस आई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी वीडियो के नीचे लिखिए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरी मास्टर स्टडीज़ का एक्सपीरियंस कैसा था और उसके बाद मुझे कैसी जॉब मिली। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इसको मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ, इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखे बगैर आपको ये वाली वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा। तो मास्टर्स के बाद जो मैंने जॉब शुरू की उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। इवन दो ये एक फुल टाइम पोजीशन थी और इस पर पे भी अच्छी थी, लेकिन ये जॉब शुरू करते ही मुझे नज़र आना शुरू हो गया कि इसमें मेरी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। उसकी एक वजह मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन थी। मैं एक टेस्ट इंजीनियर की पोजीशन पे काम कर रहा था, लेकिन ज़्यादा बड़ी वजह ये कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वो एक इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी थी और लॉन्ग टर्म में जर्मनी में इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती आपकी। जर्मनी में ऑटोमोटिव सेक्टर में 2 टाइप्स की कंपनीज होती हैं। एक होती हैं OEMs, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, और दूसरी होती हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनीज। OEMs वो कंपनीज होती हैं जो कि खुद अपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं। वो कार मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं जैसे मर्सिडीज, BMW, ऑडी वगैरह, या वो इवन ऑटोमोटिव सप्लायर्स हो सकते हैं, बॉश, कॉन्टिनेंटल, ZF वगैरह। ये वो कंपनीज हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स खुद बनाती हैं और जर्मनी में इंडस्ट्री में इनकी स्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होती है। दूसरी तरफ होती है इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनीज जैसे बेट्रांड, फेयरशाउ वगैरह। ऐसी कंपनीज जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। ये कंपनीज खुद अपनी कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, रादर ये OEMs के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स करती हैं, अपने इंजीनियर्स उनको लैंड करती हैं ताकि OEMs के प्रोजेक्ट्स पे काम हो। अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो OEM से ही बनती हैं। तो बेट्रांड में मेरा भी काम ऐसा ही था कि मैं एक OEM के R&D प्रोजेक्ट में एक टेस्टर का काम कर रहा था। जनरली आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी में अप्लाई करते हो तो उसमें आपकी जॉब मिलने का चांस बेहतर होता है कंपेयर टू एक OEM। लेकिन उसकी फ्लिप साइड ये है कि यहाँ पे आपके पेज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करने का चांस नहीं मिलता। तो ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि जब वो किसी इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी में कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लें तो वो किसी OEM में शिफ्ट कर जाएं। तो एक दिन जॉब सर्च करते हुए मुझे बॉश की एक इंडस्ट्रियल PhD पोजीशन नजर आई, तो मैंने इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो लकीली मुझे कुछ दिनों में इधर से इंटरव्यू कॉल भी आ गई, तो मैं इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू भी मेरा अच्छा हो गया और उन्होंने कुछ दिनों में मुझे पोजीशन भी ऑफर कर दी। तो मास्टर्स के बाद 5 मंथ्स काम करने के बाद मैंने अपनी पुरानी कंपनी बेट्रांड को खुदा हाफिज बोला और बॉश में अप्रैल 2013 से इंडस्ट्रियल PhD की पोजीशन स्टार्ट कर दी। आप लोग सोच रहे होंगे इंडस्ट्रियल PhD पोजीशन होती क्या है? PhD तो सिर्फ यूनिवर्सिटीज में होती है, राइट? रॉन्ग। तो इंडस्ट्रियल कंपनीज यूनिवर्सिटीज के साथ कोऑपरेट करती हैं अपनी प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करने में, नई इनोवेशंस लाने में। इंडस्ट्रियल PhD पोजीशन भी इस कोऑपरेशन का एक एग्जाम्पल है। तो इसमें आपको इंडस्ट्रियल कंपनी एज अ PhD रिसर्चर एक रेगुलर मंथली पे हायर करती है और आप अपनी रिसर्च उस कंपनी के लिए करते हो। आपका एक प्रोफेसर होता है यूनिवर्सिटी में जो आपकी थीसिस को सुपरवाइज करता है और आपकी रिसर्च को देखता है कि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, और एट द एंड आपकी रिसर्च की बेस पे आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक PhD डिग्री मिलती है। जर्मनी की सारी बड़ी ऑटोमोटिव कंपनीज जैसे मर्सिडीज, BMW, फोक्सवागन, बॉश, कॉन्टी, ZF वगैरह ये सब PhD पोजीशंस ऑफर करती हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल PhD पोजीशंस में इंटरेस्टेड हो तो ये जो मैं यहाँ पे आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ इस पे जाके देखो, यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज की इंडस्ट्रियल PhD पोजीशंस ऑफर की हुई हैं। जर्मनी में जब आप PhD कर रहे होते हो तो आपका रेजिडेंट स्टेटस एक स्टूडेंट वाला नहीं होता बल्कि एक एम्प्लॉई वाला होता है। तो जब मैंने फुल टाइम पोजीशन से इंडस्ट्रियल PhD पोजीशन पे स्विच किया तो बॉश में मेरी ईयरली सैलरी थी 31,000 यूरोस। ये सैलरी होती है अप्रॉक्सीमेटली 2,600 यूरोस पर मंथ। एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के बॉश के PhD पोजीशन के 3 ईयर लिमिटेड टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे कम सैलरी के साथ मैं क्यों आया? इसमें मेरी रीजनिंग ये थी, बॉश में PhD करने में मुझे एक चांस मिल रहा था कि मैं अपनी फील्ड में ज़्यादा स्पेशलाइज करूं और अपनी एक्सपर्टीज़ को ज़्यादा इंप्रूव करूं, टेक्निकली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाऊं। तो इंपॉर्टेंट मेरे लिए उस टाइम पे ये था कि मैं बॉश में किसी तरह दोबारा अपनी पोजीशन सिक्योर करूं और लॉन्ग टर्म यहाँ पे रहूं। एक और रीज़न ये था PhD करने का, वो ये कि अगर मैं वापस अपने मुल्क पाकिस्तान जाता PhD करने के बाद तो इंडस्ट्री में तो वहाँ पर कोई ऐसी पोजीशंस नहीं थी जो मेरी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से हों। लेकिन आप PhD और रिसर्च करने के बाद अगर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपको चांसेस होते हैं कि प्रोफेसर की पोजीशन मिल जाए। और एक सिनारियो मेरे दिमाग में ये था कि मैं अपना करियर पाकिस्तान में कंटिन्यू करूं, उसके लिए PhD डिग्री डेफिनेटली मेरे लिए हेल्पफुल होती। तो मैं देख रहा था बॉश जैसी बड़ी कंपनी के अंदर कैसे प्रोसेसेस होते हैं, किस तरह काम होता है, कैसे डेवलपमेंट होती है। ये मेरे लिए एक बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था और मुझे अपनी थीसिस करते हुए कंप्लीट फ्रीडम था कि मैं किस टॉपिक को इन्वेस्टिगेट करूं। प्रोफेसर ने मुझे गाइड किया कि किन टॉपिक्स के ऊपर मुझे अपनी थीसिस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, किन चीज़ों के बारे में मुझे पेपर्स लिखने चाहिए। इसके थ्रू मेरे रिसर्च का एप्टीट्यूड बिल्ड हुआ और मैं टेक्निकल क्वेश्चंस की डेप्थ में जाकर उनको इन्वेस्टिगेट कर सकता था।
मैं थीसिस के अपने टेक्निकल टॉपिक्स की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है आप वो सुनते हुए बोर हो जाएंगे। अगर आप में से कोई मेरी थीसिस की टेक्निकल डिटेल में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो ये लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप जाके देखो। मेरी पीएचडी थीसिस फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन। पीएचडी स्टूडेंट लाइफ की एक हाईलाइट होती है कि जब आप डिफरेंट रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस को विजिट करते हो। ये कॉन्फ्रेंसेस डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट सिटीज़ में होती हैं। आपके पास इसमें चांस होता है कि आप अपनी रिसर्च इन कॉन्फ्रेंसेस में अपने पेपर्स या पोस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हो। तो पीएचडी करते हुए मुझे डिफरेंट सिटीज़ में ये टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस विजिट करने का चांस मिला। रोम, पेरिस, लंदन। एक हाईलाइट इसमें ये थी कि जब मैंने लंदन में अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया तो मुझे टेक्निकल कॉन्फ्रेंस में बेस्ट पेपर का अवार्ड भी मिला। जब आपके ट्रैवल और स्टे के एक्सपेंसेस कंपनी की तरफ से कवर्ड होते हैं तो उन सिटीज़ को विजिट करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो अगर आप में से कोई जर्मनी में पीएचडी कर रहा है तो डेफिनेटली मैं उसको रेकमेंड करूंगा, टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस ढूंढो जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो रही हों और कोशिश करो उनको विजिट करो, वहाँ पे अपने रिसर्च वर्क प्रेजेंट करो और सिटीज़ को भी एक्सप्लोर करो साथ साथ। तो अब 2016 ईयर स्टार्ट हो रहा था। इंडस्ट्रियल पीएचडी का कॉन्ट्रैक्ट 3 इयर्स का होता है, वो ख़त्म होने वाला था। अब टाइम आ चुका था कि मैं अपने पीएचडी रिसर्च को रैप अप करूं और ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये था कि मैं पीएचडी करने के बाद क्या करूंगा। इसमें लकीली ड्रीम सिनेरियो जो मेरा था वही हुआ। जिस टीम में मैंने 3 इयर्स स्पेंड किए थे अपनी पीएचडी रिसर्च करते हुए, उनको मैं पसंद आया। टीम मैनेजर ने मुझे ऑफर की कि मैं उसी टीम में एज अ फुल टाइम इंजीनियर स्टार्ट करूं अप्रैल 2016 से। इवन दो उस टाइम पे मेरा पीएचडी थीसिस डिफेंस नहीं हुआ था, मुझे डिग्री नहीं मिली थी ऑफिशियली, लेकिन बॉस को मेरी रिसर्च का काम और प्रोफाइल इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे पीएचडी ग्रेजुएट लेवल पे स्केल पे पोजीशन ऑफर की। बॉश में फुल टाइम इंजीनियर, वो भी एक पीएचडी ग्रेजुएट लेवल पे स्केल पे, ये तो मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू था। इस ऑफर को मैंने फ़ौरन एक्सेप्ट किया। तो बॉस ने बड़ा हैंडसम पैकेज मुझे ऑफर किया। 75,000 यूरोस पर ईयर मेरी ईयरली सैलरी थी, सारे बोनसेस मिला के 2016 में। तो एवरेज मंथली पे इसमें बनती है अराउंड 6,200 यूरोस। 2016 में इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत अच्छी पे थी और ये जॉब शुरू करते ही जर्मनी में मेरा पढ़ाई का एक्सपीरियंस ऑफिशियली ओवर हुआ। इस पे में मुझे जर्मनी में ब्लू कार्ड मिला एज ए रेजिडेंस परमिट। जर्मनी में अगर आप ब्लू कार्ड स्टेटस पे काम कर रहे हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। परमानेंट रेजिडेंस और नेशनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टाइम पीरियड कम हो जाता है एप्लीकेशन का। आपकी स्पाउस अगर होम कंट्री से जर्मनी में अप्लाई करती है फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए तो उसकी जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट वेव ऑफ हो जाती है। तो इसके साथ मैं अपने वीडियो के एंड पे पहुंचता हूं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसमें आपके लिए कुछ बेनिफिट होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है मेरे पीएचडी या जॉब से रिलेटेड तो डेफिनेटली कमेंट्स में शेयर कीजिए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ उनको रिस्पॉन्ड करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।